हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में, विच आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं पहले ये समझते हैं। आप लोगों ने इकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ा। अब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को जब हम लोग पिरामिड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फर्स्ट टाइम जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए थे वो बनाए थे चार्ल्स एल्टन ने। Therefore, these pyramids are also known as Eltonian pyramids। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स। क्यों? क्योंकि इन्हें किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। इसके बाद हम लोग पिरामिड्स थ्री अलग अलग इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिए ड्रॉ करते हैं। हमारे ये जो तीन पिरामिड्स हैं वो किस किस के हैं? तो फर्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑफ नंबर के। एक ट्रॉफिक लेवल पर इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर से। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो आता है वो आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पर हम उनके ड्राई वेट के बारे में बात करते हैं कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर जो टोटल बायोमास है वो कितना है। नेक्स्ट, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर द थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एनर्जी में हम लोग बात करते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी जा रही है, राइट? तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स जिन्हें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर की। चलिए, देखिए, पिरामिड्स ऑफ नंबर किसी भी जगह पर, किसी भी इकोसिस्टम में अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की पॉपुलेशन के बारे में जानना है कि उनका नंबर वहाँ पर कितना है, तो हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर के। पिरामिड्स ऑफ नंबर हमें क्या बताने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एक ट्रॉफिक लेवल पर। तो फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक फूड चेन के बारे में पढ़ा, ग्रास, डियर, लायन। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ग्रास, डियर, लायन, फूड चेन। अब इसमें ग्रासेस का जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा एज कंपेयर टू डियर एंड लायन होगा इतना। तो ग्रास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस पिरामिड के बिल्कुल लोअर रीजन में, और ये आ गया आपका ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। सेकेंड, डियर, एंड देन मिनिमम इन नंबर आर लायन। तो ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल सेकंड और ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल थर्ड। तो दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर फॉर दिस गिवन फूड चेन। समझ आई ये बात? नेक्स्ट, अब देखो, कुछ केसेस में, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैरासिटिक फूड चेन के बारे में पढ़ा था, तो पैरासिटिक फूड चेन के केस में क्या हो रहा है? पैरासिटिक फूड चेन के केस में क्या हो रहा है? यहां पर पिरामिड इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसे होगा इसे समझते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि ये जो फूड चेन है यहां पर क्या है? ट्री, बर्ड्स एंड देन पैरासाइट।
यही है। अब ये जो ट्री है इसका नंबर है 1, इसके ऊपर कई सारे बर्ड्स मिलने वाले हैं और इसके बाद मिलने वाले हैं इन पर पैरासाइट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस पिरामिड को ड्रॉ करें तो हमारा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हमेशा कहाँ पर आने वाला है, नीचे की तरफ। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर आपके क्या आया, ट्री, दिस इज T1, देन बर्ड्स, दिस इज T2 एंड देन पैरासाइट, दिस इज T3। तो ये एक इन्वर्टेड पिरामिड आपका किसका, पिरामिड ऑफ नंबर। कहां पर इन्वर्टेड हो रहा है, इन द केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन। यहां पर ये इन्वर्टेड और यहां पर ये बिल्कुल स्ट्रेट पिरामिड। क्लियर है ये दोनों पिरामिड्स आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक नया टर्म जो यहां पर निकल कर आ रहा है, विच इज बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल होता क्या है समझते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि एक बैक्टीरिया है, इमेजिन करो एक बैक्टीरिया को आपने ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट है वो एक्सेस में है, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही सूटेबल एनवायरनमेंट आपने उसे प्रोवाइड कर दिया। तो वो क्या करेगा, वो अपने नंबर को अबंडेंट अमाउंट में इंक्रीज करेगा विदाउट एनी लिमिट्स। क्यों, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया अपने नंबर को बहुत ज़्यादा टाइम्स डिवाइड करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो जो है वो अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। तो जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the maximum rate of reproduction which an organism shows when resources are unlimited. So this is biotic potential, defined as the maximum rate of reproduction which an organism shows when resources are unlimited. Clear है यहाँ तक की बात। चलो नेक्स्ट जो टर्म आया वो आया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, तो जब एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमने यहाँ पर दो टर्म्स की स्टडी करी, बायोटिक पोटेंशियल एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब दोनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के पिरामिड, विच इज पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो हम लोग देखते हैं सिंपल सी एक फूड चेन, ग्रास, डियर, लायन। सेम यहां पर क्या हो रहा है कि जो ग्रास का बायोमास है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसका नंबर है ज्यादा। उसके बाद है डियर, उसके बाद है लायन। तो यहां पर T3, T2 एंड T1। ग्रास,
डियर, लायन। इसी तरह एक पैरासिटिक फूड चेन का ले, ट्री, बर्ड, पैरासाइट। इस कंडीशन में बायोमास क्या होगा कि ट्री का जो बायोमास है वो काफी ज्यादा होता है इनके कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में ये पिरामिड कैसा होगा? ट्री, बर्ड, पैरासाइट। ये हो गया आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। अब ये भी इन्वर्टेड होता है, ये किस केस में इन्वर्टेड होता है उसे देखते हैं। तो ये इन्वर्टेड होता है इन द केस ऑफ लेक इकोसिस्टम। लेक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद आते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, इसके बाद आते हैं स्मॉल फिशेस, इसके बाद लार्ज फिश। अब जब इसका पिरामिड हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है देखें, हमारे पास ट्रॉफिक लेवल T1, T2, T3 एंड T4। सबसे पहले T1, T2, T3 एंड T4। T1 पर फाइटोप्लैंक्टन्स आए। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स हैं, फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका जो बायोमास होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इस कंडीशन में आपके फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पर आ गए? T1 पर। इसके बाद आए ज़ूप्लैंक्टन्स, इसके बाद आए स्मॉल फिशेस, इसके बाद लार्ज फिश। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। थर्ड केस में इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है? बिकॉज यहां पर ट्रॉफिक लेवल, फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, यहां पर क्या हो रहा है? सबसे कम बायोमास, उसके बाद बायोमास इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो ये आएगा आपका इन्वर्टेड। क्लियर है इतनी चीज सबको? तो यहां तक हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। आगे हम लोग बात करते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की। देखिए, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी को पढ़ने के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहता है? तो देखो, लिंडरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि एक इकोसिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो केवल 10% होता है, और बचा हुआ जो 90% है या तो वो असिमुलेट होता है या वो लूज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आई बात समझ में? तो मान लीजिए हमारे पास एक फूड चेन, ग्रास, डियर, लायन, ये एक फूड चेन है। अगर इस फूड चेन में हम लोग यहां पर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, ग्रास के पास सन से जो एनर्जी आई वो कितनी थी? 100 जूल्स। इसने 100 जूल को असिमुलेट किया, इसमें से 90% जो है वो तो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, और 10% आगे ट्रांसफर होगा, यानी कि कितना जूल्स? 10 जूल्स। तो 10 जूल्स आगे ट्रांसफर होगा टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर केवल कितनी एनर्जी आ रही है? 10%। इसके बाद अगले ट्रॉफिक लेवल पर सेम 10%, यानी कि लाइन के पास जो एनर्जी आई वो आई 1 जूल, और इसका भी 90% क्या हो गया? लूज हो गया। तो
दिस इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, केवल 10%। क्लियर है ये चीज सबको? ये जो लॉ है ये किसने दिया था? लिंडरमैन ने। चलिए अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। सिंपल सी चीज अब यहां से निकल कर आ रही है कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर केवल एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होगी, यानी कि अगले ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। अब वो चाहे कोई सी भी फूड चेन हो, किसी भी इकोसिस्टम में हम लोग बात करें, तो अगले ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा कितनी एनर्जी जा रही है? 10%, राइट? तो ये जो पिरामिड्स हैं ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होंगे। तो एनर्जी पिरामिड्स आर ऑलवेज अपराइट। देखो ग्रास के पास हम लोगों ने कितना एनर्जी लिया था? 100 जूल्स। नेक्स्ट पर आया 10 जूल्स और लायन पर बचा 1 जूल। तो यहां पर जो एनर्जी है वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। दीज आर ऑलवेज अपराइट, यानी कि ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज सबको? तो ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट, यहां खत्म हुए हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब आ रहा है हमारा नया टर्म विच इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। हमारा नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज BOD। देखिए यहां पर हम लोग दो टर्म्स की बात करने वाले हैं। वाटर बॉडी की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में मिलता है हमें। तो यहां हमारा पहला टर्म आया DO विच इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। किसी भी वाटर बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है उसके अंदर, उसको बोलते हैं उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो जब भी कभी हम किसी वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की डंपिंग कर रहे हैं, यहां पर इसका कोई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का वैल्यू है। अब हम लोगों ने डंपिंग करी इसमें किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए यहां पर क्या आने वाले हैं? डिकम्पोजर्स। तो यहां पर आपको मिलेंगे डिकम्पोजर्स मिलेंगे। अभी जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करेंगे। जब ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करेंगे तो ये क्या करेंगे? जो इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। तो दे यूटिलाइज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो इस वाटर बॉडी का DO क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो DO कम होता गया और इसका ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जो रिक्वायर्ड है डिकम्पोजर्स को इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो इसका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय डिकम्पोजर्स टू डिकम्पोज all the organic matter which is present in this water body, right? तो इसका जो BOD है वो क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इमेजिन कीजिए एक वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम है और एक में बहुत ज्यादा है, तो जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वहां डिकम्पोजर ज्यादा होंगे और उसका BOD जो है वो क्या होगा? ज्यादा।
यानी ज्यादा पोल्यूटेड वाटर का बीओडी ज्यादा होगा और उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, राइट। तो इन पोल्यूटेड वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय microorganisms to decompose all the organic matter in water। तो इसको हम बोलते हैं किसी भी वाटर इकोसिस्टम का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप सब लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है। डीकम्पोजर्स जब ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर रहे होते हैं तो उस टाइम उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन करने के लिए वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे हम लोग बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ओजोन लेयर को समझते हैं। देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर में अपर मोस्ट लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक थिक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, और वो जो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर का उसे बोला जाता है ओजोनोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में थ्री मिलीमीटर थिक O3 लेयर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, और इस रीजन को हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। तो देखो ये बात हो गई ओजोनोस्फेयर और ओजोन लेयर की। अब ओजोन लेयर का काम क्या है, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले यूवी रेडिएशंस जो सन से एमिट हो रहे हैं उन्हें क्या करती है, या तो एब्जॉर्ब करती है या फिर उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी या उसे एब्जॉर्ब करेगी और उसे अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रही। अगर वो अर्थ तक पहुंचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये ह्यूमंस को बहुत ही ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसीलिए ओजोन लेयर का काम क्या है, इन हार्मफुल रेडिएशंस को वहीं पर रोक देना। तो ये है हमारा ओजोन लेयर। अब ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है, तो देखिए पहली बार 2003 में एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन की थिकनेस है, जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, इसमें एक ड्रॉप मिला जिसे नाम दिया गया ओजोन होल। ओजोन होल था क्या कि जो थिकनेस है एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और इसी को नाम दिया ओजोन होल। तो ओजोन होल होने का रीज़न क्या था, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ओजोन बनता कैसे। तो ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। अब फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनने के बाद ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनाते हैं ओजोन। तो ये है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है, तो ओजोन डिप्लीशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ODS ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ओजोन की थिकनेस को कम करते हैं। अब ये थिकनेस कम कैसे होती है इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है कि जो ओजोन लेयर है थिकनेस क्या हो रही है, ओजोन लेयर की कम हो रही है, तो इसे बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब ये डिप्लीशन causing substances are called
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट में बोलेंगे ODS, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ODS है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs जो हैं वो एज कूलेंट्स यूज किए जाते हैं, और ये जो होते हैं जब एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं किसे, ओजोन लेयर को। अब ये कैसे हार्म करते हैं ओजोन लेयर को, तो देखिए CFCl2 ये एक ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो CFC है ये लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है किसमें, CFCl प्लस Cl। अब ये जो फ्री क्लोरीन इसने रिलीज किया ये होता है हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा आपके ओजोन लेयर के साथ और इससे बनाएगा ClO प्लस O2। तो ओजोन कन्वर्ट हो चुका है ClO और O2 में, इसकी वजह से जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। अब इसी तरह से ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस धीरे 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 उसको किसमें कन्वर्ट करते जाते हैं, ओजोन को ऑक्सीजन में, और अल्टीमेटली उसकी थिकनेस जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, राइट। तो ये है ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या हार्म्स है हमारे लिए, तो हार्म्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के हमारे लिए क्या क्या हार्म्स है, तो पहला हार्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर। देखिए जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ की सरफेस तक पहुंचेंगे तो वो हमें हार्म पहुंचाएंगे, या तो वो कॉज करेंगे कैटरैक्ट या फिर वो स्किन कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करेंगे। दूसरा जो बड़ा हार्म है वो है कि ये जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, इट UV radiations causes mutations। mutations क्या है, changes in DNA। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स जो कब होंगे, जब जो ओजोन डिप्लीट हो जाएगा। पहला कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर, दूसरा फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा जो प्लांट्स में हो रहा है, और यूवी रेडिएशंस जो अर्थ की सरफेस तक पहुंच रहे हैं वो हमारे अंदर म्यूटेशंस कॉज करेंगे और अलग अलग टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स डेवलप करेंगे। तो दीज आर द हार्म्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। आगे हमारा लास्ट टॉपिक विच इज मैनेजिंग वेस्ट। मैनेजिंग वेस्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप डेली हाउस होल्ड में से निकालते हो। वो हो सकते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर वो हो सकते हैं कि वो आपके हाउस होल्ड हो, डोमेस्टिक हो, ठीक है, या फिर वो सीवेज हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ वेस्ट जो आपके डेली पर्पस में निकलते हैं। अब इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं अंडर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो कैटेगरीज में हम लोगों ने कैटेगराइज किया। ऐसे जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो सकता है उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो सकता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो कंपोस्ट, जो हमारा सीवेज मैटर है,
कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो घर से निकल रहा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में जैसे हो गया डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, ग्लास। इधर आ गया आपका ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज। तो ये आपके बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट कैसे करें, सेफ डिस्पोजल कैसे करें इनका। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं डिकम्पोज करने के लिए। या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डंपिंग साइट्स पर डंप कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड होगा वो होगा डंपिंग, कि हम लोगों ने प्रॉपर डंपिंग साइट्स बनाई जहां पर हम लोग वेस्ट को डंप कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो सकता है तो हम लोग डिकम्पोजर्स की हेल्प से उसकी क्या करेंगे, कंपोस्टिंग करेंगे। यानी ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करेंगे और उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें सेपरेट करेंगे। तो दीज आर टू मेथड्स ऑफ मैनेजिंग वेस्ट, डंपिंग एंड कंपोस्टिंग। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले बात करी किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसके बाद पिरामिड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड्स में हम लोगों ने 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर देखा और ये भी समझा कि पिरामिड्स हमेशा एनर्जी के जो होते हैं वो अपराइट क्यों होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। इसके बाद ओजोन डिप्लीशन पढ़ा और लास्ट टॉपिक जो था आज हमारा वो था मैनेजिंग दी वेस्ट। तो थैंक यू सो मच।